एक बार मैं आइए, एक बार समझिएगा। लास्ट क्लास से मैंने आपके साथ क्या चीज स्टार्ट करी थी? डेप्रिसिएशन। बट एक बार मैं आपको पहले स्ट्रक्चर देता हूं। पीजीबीपी के अंदर बच्चे मुझे बताइए चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 28। एंड लेट मी टेल यू, सेक्शन 28 में बहुत बड़ा सेक्शन है। हमने इतनी बात करी थी, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हो, प्रॉफिट या लॉस आएगा तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी में। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पता चार्जिंग सेक्शन। फिर अगर मैं आपको बोलूं, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 29। 29 कहता है कि अगर तुम्हें पीजीबीपी इनकम निकालनी है, ठीक है, 29 कहता है कि पीजीबीपी इनकम अगर निकालनी है, इट इज कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 30 to 43D। 29 और कुछ नहीं कहता। 29 कहता है इनकम निकालनी है, ये वाले सेक्शन पढ़ लो, इनकम निकल जाएगी। तो 29 तो मेरा खत्म हो गया बेटे। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है सर जी? अब एक ब्लॉक बनता है। वो ब्लॉक ब्लॉक में वो नहीं कह रहा डेप्रिसिएशन वाला, दैट इज सेक्शन 30 to 36, जिसमें नाम देके बोला जाता है इस खर्चे की डिडक्शन मिलेगी। अगर आप सैलरी दे रहे हो तो कौन से सेक्शन में लिखा है। जैसे हमने सिर्फ एक ही खर्चे को भी थोड़ा बहुत समझा, कौन से खर्चे को? सेक्शन, अगर मैं बोलूं उस खर्चे का क्या नाम था? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नाम है ना, डेप्रिसिएशन का मिल रहा है डिडक्शन, वो 32 था, इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है वहां पे। समझ रहे हो? इसी तरीके से आज हम 30 भी कर लेंगे। 30 होता है बिल्डिंग के ऊपर व्हाइट वॉश करी, बिल्डिंग का किराया दिया, बिल्डिंग रिपेयर करी, बिल्डिंग पे जो मर्जी खर्चा बिजनेस के लिए करा, वो 30 है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई रिपेयर करी, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट दिया, प्लांट एंड मशीनरी की इंश्योरेंस कराई, वो 31 है। ऐसे 32 है, 33 हमारे सिलेबस में नहीं है, 34 नहीं है, फिर 35 आएगा, और 36 में बहुत सारे खर्चे हैं। तो ये जब आप पढ़ोगे भी, गोइंग फॉरवर्ड रिवाइज करोगे, तो आपके पास ये ब्लॉक है कि 30 to 36 एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे। देन उसके बाद आता है सेक्शन 37। ये रेजिडुअरी है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको लग रहा है कि आज के टाइम पे जो बिजनेसेस है वो सारे खर्चों का नाम लिखना इनकम टैक्स के बस की है? भाई, करोड़ों तरीके के खर्चे होते हैं भाई। ठीक है। तो इसलिए सेक्शन 37 क्या है? सेक्शन 37 इज रेजिडुअरी सेक्शन, जो कि ये बोलेगा भाई 30 to 36 में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर बिजनेस के लिए तो मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में? 37। सेक्शन 38 एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, जो मैं अभी के अभी आपको बता देता हूं। आपके पास जिस घर में आप रह रहे हो, अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप रह रहे हो और ऊपर आपने बिजनेस करा, तो क्या आपको पूरी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन मिलेगी? ऑब्वियसली जो बिजनेस के लिए उसी की मिलेगी ना। अगर आप व्हाइट वॉश कराते पूरे घर की, तो क्या पूरा व्हाइट वॉश एक्सपेंस मिल जाएगा? नहीं। 38 ये कहता है कि बिल्डिंग अगर पार्टली रेजिडेंशियल के लिए यूज हो और पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो, तब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिलता है। ये चलते फिरते जहां भी ये लाइन आएगी हमारी हैंडल हो जाएगी, इसके ऊपर 38 के अंदर कोई बात ही नहीं। ठीक है बच्चे। 39 में भी अपने पास कोई नहीं है, सिलेबस में नहीं है। देन स्टार्ट होता है सेक्शन 40 से अगली कहानी। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ब्लॉक, मतलब ये स्पेसिफिक नाम से या रेजिडुअरी, ये वाला एक ब्लॉक होता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों? इसके बाद स्टार्ट होता है सेक्शन 42, आप कह सकते हैं 43B। ये सारे के सारे खर्चे डिसअलाउंसेस के होते हैं। समझ रहे हो? 43D भी होगा इसमें, चाहे अपने को करना नहीं होगा, लेकिन 43D अब लिख सकते हैं। डिसअलाउंस का मतलब है कि सरकार बोल रही है चाहे ये तेरे बिजनेस का खर्चा हो, पर हम नहीं देंगे इसके डिडक्शन। समझ रहे हो? मतलब सर, मतलब ये बेटे कि इधर हम देखेंगे, जैसे एक आइडिया देता हूं आपको।
आज अगर सपोज करो आप सैलरी पे करो, मान लो अगर एड्यू जंक्शन सैलरी पे कर रहा है, तो मेरा आपसे सवाल, कैश से पे करेगा बैंक में? कैश में करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देयर एनी एक्सपेंस, लेट सपोज रेंट, ठीक है, हम लोग रेंट देना है, ठीक है, तो रेंट अगर मैं कैश में दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 100% दिक्कत है जी। 10,000 से ऊपर का खर्चा कैश में नहीं हो सकता अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो। लेकिन आपको लग रहा है ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, लेकिन बड़े लेवल पे बिल्कुल हो रहा होगा। तो बेसिकली सरकार बोलेगी अगर तूने खर्चा करा, आपने बोला अच्छा हाँ बिजनेस के लिए हाँ है, बोले सर डिडक्शन दे दो, ठीक है दे देंगे। उसने मुझे पेमेंट कैसे करी? कैश में, कह रहे डिसअलाउड, नहीं देंगे डिडक्शन। समझ रहे हो? ऐसे करते करते बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो 40 to 43 डी जो होता है बच्चे, ये आपका बेसिकली सेपरेट ब्लॉक होता है, डिसअलाउंसेस के ब्लॉक होते हैं। एंड इसके बाद एक आखिरी ब्लॉक होता है जो कि आपके साथ बात करेगा टैक्स ऑडिट। हाँ जी, ये सारा लिखना है। प्रिजम्पटिव टैक्स आपको बिल्कुल नहीं पता ये सब क्या होता है। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि टैक्स ऑडिट है 44 AB में, प्रिजम्पटिव होता है 44 AD, 44 ADA, 44 AE। सर ये सब क्या है? सर छोड़ो ना बेटे, आ जाएगा समझ सब। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन होता है सेक्शन 44A या AA। ठीक है, तो 44A आप लिख देंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ये आपका पूरा का पूरा PGBP का डेटा है। और हमने 28 कर लिया बच्चे, आई मीन 28 में आपको थोड़ा सा आइडिया क्या है कि सर ये तो चार्जिंग सेक्शन था। 29 क्या है? इनकम निकालनी है, तो 30 से 43D पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये आपके मैंने इसके बाद ब्लॉग्स बना दिए कि सर इस तरीके से चलेगा ऐसे। नहीं नहीं नहीं, 30 है बिल्डिंग। हमने जो करा था ना वो 32 के अंदर थे, डेप्रिसिएशन था वो, जो तो ब्लॉक सिस्टम भी 32 का ही पार्ट है वो। ठीक है, आज मैं पहले अभी 32 की सारी बातें करूं। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट, प्रिजम्पटिव टैक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और आइए फिर दोबारा से अब हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लिया? और डेप्रिसिएशन में अब हम पहला कॉन्सेप्ट करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो आपके नोट्स बन रहे थे, एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करो। 32 में ही है, 32(1)(2)(a। चलिए एक बार हल्का सा रिवाइज कराता हूं पहले। आपको याद होगा, ये लिखना मत अभी चाहे, डेप्रिसिएशन के तीन, वैसे डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 32। 32 ये कहता है जी कि एक तो होता है 32(1)(1), 32(1)(2), 32(1)(2)(a। 32(1)(1) पावर जनरेशन अंडरटेकिंग के लिए होता है सिर्फ, और अगर ये होगा तो सिर्फ और सिर्फ SLM होगा। और SLM में तो लॉन्ग टर्म भी आ सकता है गेन्स और शॉर्ट टर्म भी आ सकता है। ये बात करी थी हमने। 32(1)(2) कहने से अदर्स के लिए होता है, बट इसको और डिटेल लिखेंगे, कहने से पावर जनरेशन भी ले सकता था। दे हैड द ऑप्शन टू टेक SLM और WDV। ठीक है, और यहां पर कौन सा सिस्टम चलेगा बच्चे? ब्लॉक सिस्टम चलेगा। दूसरी बात, यहां पे हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यही चीज हो सकती।
इसी में देखा तुमने, ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, सीजेस टू एग्जिस्ट। आज पावर जनरेशन अंडरटेकिंग करेंगे। नाउ 3212A क्या है, अब आप समझे। 3212A इधर, इसको ना चाहे आप दोबारा भी बना ही सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता है फिर दोबारा वो टेबल आएगा। ठीक है, 3212 इज एडिशनल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल। किस रेट पे मिलेगी? एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, चाहे आप पावर जनरेशन, चाहे आप, आई मीन टू से, मैं जब पावर जनरेशन लिख रहा हूं ना तो मान लेना हो 3211 की बात ही कर रहा हूं। ठीक है, चाहे आप पावर जनरेशन में हो, चाहे आप अदर्स में हो। यानी कि सर, अगर कोई पावर जनरेशन वाला है उसको भी एडिशनल मिल जाएगा, हाँ बेटे मिल जाएगा। सर अगर कोई ब्लॉक में है उसको भी एडिशनल मिल जाएगा, हाँ बेटे मिल जाएगा। इफ acquired and put to use for less than 180 days, तो क्या सर एडिशनल भी आधी हो जाएगी? हाँ बेटे हाँ। एडिशनल कितना मिलना, कितना परसेंट है अभी मिलता कैसे वो आपको कुछ नहीं पता अभी, लेकिन दिमाग ये चलेगा ना सर, जैसे वो जो नॉर्मल रेट होता था वो आधा हो जाता था, तो क्या एडिशनल भी, अगर मैंने आज एक्वायर करा तो सर मुझे एडिशनल मिलती है? हाँ मिलती है। तो सर एडिशनल भी हाफ हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं फर्स्ट ईयर में कितनी मिल जाएगी बच्चे? 10%। ये कैसे आया समझे आप? 20% का आधा, 50% ऑफ 20। और सेकेंड ईयर में क्या होगा? रिमेनिंग 10%। और 20 तो मिलनी है ना, पहले दिन से खरीद लेते तो 20% सीधी ले लो। 6 महीने नहीं हुए पूरे, 180 डेज से कम है, तो पहले साल 10 ले लो, अगले साल फिर 10 ले लो, टोटल 20 दे रहा हूं ना आपको। सर अगले साल तो 20 मिलनी चाहिए। बार बार थोड़ा ना मिलेगी। अभी आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आप सिर्फ लिख लो इसको। अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता अभी आप। ये मैंने क्या लिखा है एक बार लिख लीजिए, फिर एक बार देख। ठीक है जी, लिख लिया बच्चों ने? पावर जनरेशन अंडरटेकिंग लिख लिया? तो आइए ना, वैसे तो मेरे को प्रॉपर लिखवाना है, पर अभी मन कर रहा है इमीडिएट एकदम से क्लोज करूं, फिर आप लिख लेना, इसको ध्यान से सुनना। सर ये एडिशनल क्या होता है पहले आप सुन लीजिए। नोट्स इसके मतलब ये फॉर्म इसका तो साथ साथ ही बना लेना, कुछ और नोट करना होगा तो मैं बताऊंगा। देखो बेटे, आप एक चीज समझो कि जब आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, मान लो 100 रुपए का, इसका क्या मतलब होता है? ये तो सर बैलेंस शीट में जाता है, बट क्या इसका मतलब नहीं होता कि मुझे धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन मिल जाएगी? यही होता है ना मतलब। तो मान लीजिए, अगर आपने 100 रुपए का फिक्स्ड एसेट खरीदा, एंड लेट सपोज रेट इज 10%, मैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 4, 6, 7, 8, 9। और कोई ब्लॉक में कोई फैंसी चीजें नहीं चल रही, ऐड नहीं हो रहा, बिक नहीं रहा, एक ही एसेट खरीदा 100 रुपए का। आप मुझे बताइए पहले साल अगर ब्लॉक जो है वो 10% का है तो कितनी डेप्रिसिएशन मिलेगी? 10 रुपए। हालांकि अब आपको पता है कि WDV मेथड है, तो 90 हो जाएगा तो 9 मिलेगा। छोड़िए ना एक बार कॉन्सेप्ट समझने के लिए, मान लो SLM है तो अगले साल क्या देते? 10। अमाउंट कैन वेरी, बट व्हाट इज द इंटेंशन? जितने का एसेट होता है क्या उतने की डेप्रिसिएशन मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है, अनलेस आपने उसे बेचा ना हो। ठीक है, यही तो लॉजिक होता है ना।
तो अगर मैं एक एसेट को रिटेन कर रहा हूं तो मैं बोलूं अरे इससे तो मुझे कोई फायदा नहीं, मेरे पीएनएल में नहीं जा रहा। क्या बात कर रहे हो आप, पीएनएल में इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन जाता तो है। यही है ना लॉजिक। अब सवाल आता है सर व्हाट इज दिस एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब क्या मेरे 100 रुपए के एसेट पे मुझे 120 रुपए की डेप्रिसिएशन मिलेगी, क्या ये मतलब है इसका? नहीं, 100 रुपए पे 100 रुपए की ही डेप्रिसिएशन रहेगी। वही रख लो, वही रख लो। 100 रुपए में 100 रुपए की ही मिलेगी, बस 20% इमीडिएट मिल जाएगी, अभी के अभी पहले साल। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि पहले साल में जिस भी साल आप एसेट खरीद रहे हो, अच्छा सर ओल्ड में मिलती है, नहीं बेटे नहीं, किस पे मिलती है? न्यू पर। सर न्यू बिल्डिंग, न्यू कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर नहीं बोलना चाहिए मुझे, पर बिल्डिंग फर्नीचर नहीं मिलेगी, आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीन। हाँ दस पानी बैग के दे दो, बैग में पानी पानी आगे बढ़ो। ये भाई पानी पर डाल दो थोड़ा सा सर बेटा, आपसे लेकर ठीक है, ठीक है, इजी तो थोड़ी देर। एक काम करो बच्चों, एक बार सारे बाहर ही चल जाओ, इजी वो हील, ठीक है थोड़ा बाहर चल जाओ। वही ठीक लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। पानी पीना है? पानी पी लो। फिर इधर पेन है, रजिस्टर तेरा लिखा है। ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल है? नहीं नहीं, मैं नहीं डाला है, पानी डाला था तेरे ऊपर, देखो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, पानी डाल। पानी में कुछ दिक्कत नहीं आ रहा था, मैं टॉयलेट में जाता था, क्या बने। टाइम कितना हो रहा है? 11:36। अभी क्लास चल रही थी, ठीक है ना, क्लास चल रही थी, अभी सारे बच्चे थे तो
अभी देखो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था तो तेरे ऊपर पानी डाला था। एग्जाम स्टार्ट होने वाले हो चुका है इसका? क्लास चल रही थी। मैं तो खुद बंद हो गया हूँ। हाँ बैठ जा, बुला लूं? ठीक है ना, बच्चों को बुला लूं? ठीक है। बैठ जा करते बैठ जा। नहीं ये लीगल ही नहीं, यही कहता है सर, ये लीगल नहीं है। कौन सा के बैग में होगी बेटे, उसने अशुद्ध वाला डाले शेयर और ठीक है ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो 100 रुपए का एसिड है तो वैसे कैसे मिल रहा था आप देखोगे एक बार, 10-10 रुपए करके 10 साल मिल रहे हैं। पर मैं आपको कह रहा हूं पहले साल में 20 रुपए और दे दूंगा आप, एडिशनल। इसी को क्या बोला जा रहा है बच्चे? एडिशनल। और इसका आप लॉजिकली सोचो, पहले साल आपको कितनी डेप्रिसिएशन मिल गई? सॉरी, हाँ हो गया एक मिनट। हाँ, पहले साल अगर मैं आपको बोलूं आपको कितनी डेप्रिसिएशन मिली बताएंगे? 30 रुपीज मिली बच्चे, क्योंकि 10 तो नॉर्मल स्टैंडर्ड से मिलनी है, एडिशनल 20 और मैं आपको दे दूंगा। तो आप मुझे बताइए मेरे को टोटल जो मिली बच्चे, ये मेरे को टोटल मिली 30। और आप मुझे बताओ, लेकिन सर अगर आप इस इक्वेशन को एकदम ऐसी रखोगे तो ज्यादा हो गया। तो आप मुझे बताइए कौन से साल की कट जाएगी? ले दे के एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से आपके लिए प्रीपोनमेंट ऑफ डिडक्शन हो रही है, आपको डिडक्शन जल्दी मिल रही है आपको। पहले मतलब टैक्स। पहले वो 10 साल मिलती है आपको, अब 8 साल में खत्म हो रही है आपकी। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की चीज पे मैं आपको बोलूं कि भाई मैं 120 की दे रहा हूं, नहीं। मैं आपको 100 रुपए की चीज पे जो 20 रुपए ज्यादा दे दूंगा, बस मैं 20% दे दूंगा। अब आगे सुनिए, अगर ये एसिड मैंने आज खरीदा होता, ये फिक्स्ड एसिड मैंने खरीदा, आज क्या डेट है बच्चे? 9th of December। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं क्या एडिशनल पूरा मिलता या आधा मिलता? लेकिन रेट कितना था? 20। तो 10 यहां मिल गया और 10 यहां मिल गया। कहिए साहब जी, कहिए साहब, क्लियर है? और ले दे के 100 रुपए का 100 ही रहेगा जी। 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, 50% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड रेट? 20% एडिशनल। बट क्या मैं कह सकता हूँ इट इज पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अगर आज तू खरीदेगा तो?
तो इसका 50% क्या हुआ, ये 10, समझ रहे। और अगर आपको इतना ज्यादा क्लोज जाना है, आप बोल दो फिर तो सर ये वाला भी कम हो जाएगा, हाँ तो कर दूंगा कम, उसमें कोई बात नहीं, वो तो बात कर रखी है हमने उस चीज की तो। ठीक है, तो इसका मतलब एडिशनल 20% का तेरा 10% देखो यहां मिल जाएगा और 10% यहां मिल जाएगा। कहिए साहब जी, क्लियर है, ऑल क्लियर। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मैं एक छोटी सी बात ये बोल रहा था, सर क्या हर चीज पे मिल जाएगा एडिशनल, नहीं बेटे, बेसिकली आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलेगा। ठीक है जी। और इसके अंदर और भी बातें हैं, बट आई वुड सजेस्ट ये जो न्यू वाली बातें हैं ये अभी आप नहीं लिखे तो बेटर है। आप क्या लिख लो बच्चे, ये एग्जाम्पल लिख लो आप, और इसके बाद फिर थ्योरेटिकली कनेक्ट कर देंगे। हाँ जी। 50% पे वही वाला रूल लगेगा ना सेम वही लगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल एक बार नोट कर लेना। हाँ, वो तो जो चल ही रहा है, हाँ दोनों पे ही है। ठीक है ना, अब सपोज कर, चल ठीक है, अगर तुमने इस लेवल तक आ गए हो अब, तो यहाँ पे बेटे 5 रुपए करना चाहिए ना मुझे, हाँ 5 रुपए ही होना चाहिए यहाँ पे तो। हाँ ठीक है ना, क्योंकि भाई पहला साल अगर मैं बोल रहा हूँ 9/12/25 को खरीदा है, तो लेस देन 180 डेज है, तो अगर मैं ब्लॉक का रेट 10 बोल रहा हूं तो 10 का 50% ही लगेगा ना बच्चे। ठीक है ना, तो अब इसको एक बार आप नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे बताऊंगा बात। गिरीश्वर सर की बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मॉड्यूल में उतने ज्यादा नहीं, बट स्टिल हम लोग मतलब ऐसे आपको प्रैक्टिस और उसके लिए कराऊंगा अभी। लिख लिए बच्चे? सोच रहा हूँ इसी में वो फाइल ले आऊं यार, थोड़ा सही रहेगा। ये भैया लिख लिया ना वो, चलिए आइए। चलिए आइए जी, इधर देखना बेटे। हम लोग 32(1) 2A कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा जो बातें आपने लिख ली हैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एकदम वैसा ही बन रखा है, 10-10 रुपए का मिल रहा है, एडिशनल मिल रहा है, 180 है तो 10-10 रुपए की बात हो रही है। ये आपने एग्जाम्पल नोट कर लिया, अब आप इसके थ्योरेटिकल प्रोविजन समझिए, एक एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। इट इज एप्लीकेबल ऑन पावर जनरेशन, हाँ जी पावर जनरेशन पे भी है, आप ये बात देख चुके हैं। ठीक है, अब मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए पहली कंडीशन क्या है। अगर ओल्ड होगा, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में लिखा आ जाएगा ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं देना। दूसरी बात, क्या मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं प्लांट एंड मशीनरी। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी, क्या इंस्टीट्यूट में जो प्रोजेक्टर प्लांट एंड मशीनरी है? एसी, एसी है, जो भी प्रोडक्शन के काम आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
प्लांट एंड मशीनरी में बुक्स भी आ जाएंगी, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल भी आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये कैसे पता लगेगा? हम जब वो डेप्रिसिएशन क्रेडिट और ब्लॉक सिस्टम देखेंगे तो प्लांट मशीन में बहुत सारी चीजें आ रही, एयरक्राफ्ट, शिप्स, हेलीकॉप्टर्स, बुक्स। आपकी कल के प्रैक्टिस है, आपकी जो बुक्स है वो प्लांट एंड मशीनरी। इवन कंप्यूटर्स का अलग से नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में। अगर मैं आपको मोटा मोटी बोलूं तो आप 4 कैटेगरीज कह सकते हैं, इसको लिखना मत। एक हमने कौन सी करी थी? बिल्डिंग। एक है बच्चे फर्नीचर, एक है प्लांट एंड मशीनरी, और एक है इंटेंजिबल्स। इससे ज्यादा कोई कैटेगरी नहीं है जी। तो आप मुझे बता दो एसी का क्या लग रहा है आपको, बिल्डिंग में आएगा? फर्नीचर में भी नहीं आ रहा होगा, इंटेंजिबल है नहीं। प्लांट एंड मशीनरी बहुत ब्रॉड लेवल पर चल, समझ रहे हो? तो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं आपको बोलूं फैन, अब सोचिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर हमारे दिमाग में क्या आ रहा है? प्लांट में जो मशीनरी है, पर भाई वहां पे जो, अगर मान लो एसी लगा हुआ है, उधर कॉफी वेंडिंग मशीन है, ठीक है, प्रिंटर है, वो सब प्लांट एंड मशीनरी में। एक बैंक है, और बैंक के पास कह सकते हो उन्हें हर एम्प्लॉय को अपना कंप्यूटर दे रखा होगा, मान लो इवन लैपटॉप जो कंपनी आपको देगी, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा बच्चे? प्लांट एंड मशीन। ठीक है, तो मैं आपके दिमाग में ये बिठाना चाहता था कि प्लांट में बड़ा है, वो तो बाकी जब वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा ही। अब ध्यान से देखिएगा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, बस क्या चीज नहीं होनी चाहिए? अदर देन एयरक्राफ्ट और शिप। अगर एक कंपनी है, उसका जैसे मान लो इंडिगो है, तो इंडिगो का वो जो प्लेन है, ठीक है, वो प्लेन खरीदता होगा इंडिगो, ठीक है। पहले आप मुझे बताइए, क्या वो ब्लॉक में जाता होगा? सोच के बताइएगा आराम से, स्टेप बाय स्टेप। या वो ट्रेड कर रहा है उसमें? ऑब्वियसली दे आर नॉट ट्रेडिंग इन इट, ठीक है। ट्रेन है, बस है, ठीक है, ट्रेड थोड़ा ना कर रहे हैं उससे वो। तो क्या उनके लिए ये प्लांट एंड मशीनरी बोल दूं? हाँ। डेफिनेटली यस, ठीक है। अब सवाल है, क्या उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा, सरकार नहीं दे रही। प्लांट एंड मशीनरी अदर देन एयरक्राफ्ट एंड शिप। आगे देखिएगा, अदर देन मोटर व्हीकल। बेटे एक बात बताओ, जितनी भी ट्रक्स हैं, जीटीए क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं, ठीक है। और इवन एक कंपनी के अंदर 500 कैब्स हैं, स्कूल्स के अंदर जो बसेस हैं, तो स्कूल की जो बस है, पहले आप कैटेगरी बताइए, बिल्डिंग में आ रहा होगा, नहीं। फर्नीचर में, प्लांट एंड मशीनरी में, यस, सब बड़ा बड़ा वर्ड आपने पहले बता दिया, इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन क्या एडिशनल मिलेगा? नहीं। कहने का मतलब है जो ट्रांसपोर्ट के साधन है उसको बाहर कर दिया है। समझ रहे हो? एरोप्लेन, शिप्स, मोटर व्हीकल, सारे के सारे बाहर हो गए। आगे सुनिएगा, इफ प्लांट एंड मशीनरी इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस या रेजिडेंशियल एरिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। ओके, ऑफिस में प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि ऑफिस में अगर एसी लगा, एसी प्लांट एंड मशीनरी है, क्या एडिशनल मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फैक्ट्री में लगा तो मिल जाएगा। कहने का मतलब है सरकार ये कह रही है भाई साहब, जो फैक्ट्री वाले हैं ना, फैक्ट्री के अंदर जो जो प्लांट एंड मशीनरी लगेगी उसका एडिशनल ले लो, बाकी जो ऑफिस के अंदर लगा रहे हो प्लांट एंड मशीनरी उसका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है एडिशनल डेप्रिसिएशन इज टू बूस्ट दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है, जो उनकी फैक्ट्रीज है, जो फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी लगेगी उस पर एडिशनल मिलेगा। आपको, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आपका तो ऑफिस है, आपको कोई एडिशनल नहीं मिलेगा। एड्यू जंक्शन अगर प्रोजेक्टर खरीद रहा है, हाँ ये प्लांट एंड मशीनरी है, पर क्या इस पे एडिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, दैट्स ऑफिस। एसी प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्कुल है, लेकिन क्या मिलेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज द प्लांट एंड मशीनरीज दैट आर इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्रीज वुड बी अलाउड, नहीं मिलेगा। लेने के बाद ये टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है बच्चे। और दोबारा से वो एक नए तरीके से लिखा हुआ है, इफ 100% डिडक्शन इज ऑलरेडी अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन, किसी और सेक्शन में ऑलरेडी आपको डिडक्शन मिल चुकी है,
ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। आपको इग्नोर करके चलना है ये साइंटिफिक रिसर्च क्या लिखा है, जब हम इस पे बात करेंगे तो होगा। ले दे के बाद ये, अगर कोई और इंसान डिडक्शन ले चुका है डेप्रिसिएशन की, तो भाई आप अगर ले रहे हो तो इसका मतलब तो पुराना एसेट हो गया ना, तो ले दे के वही बात आ जाती है कि एसेट नया होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अगर मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन समराइज करूं, सेक्शन कौन सा था बच्चे? 32(1)(2)(a), और किस रेट पर मिलता है? 20%। अगर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 हो जाए तो 10% हाफ हो जाएगा, और अगले साल हाफ मिल जाएगा। अब सवाल ये, मिलेगी किसको? सर्विस प्रोवाइडर या फैक्ट्री? फैक्ट्री। बिल्डिंग पे या प्लांट एंड मशीनरी पे? ओल्ड या न्यू? बस इतनी सी बात है। और कुछ प्लांट एंड मशीनरी, चाहे वो फैक्ट्री में काम आ रही हो, वो भी नहीं मिलेगा उसका। एयरक्राफ्ट एंड शिप्स एंड एनी अदर मोटर व्हीकल। कहिए साहब जी, क्लियर है पूरा एडिशनल? ये कुछ नहीं है, ये भी आपको पता ही नहीं, 100% भी मिल जाती है कुछ चीजों में, पर इसका भी एक अलग लूप बनेगा, तब अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से ये आपको लिख लेना चाहिए, कंडीशंस वाला, ये वाला जो पॉइंट है। हाँ, कंडीशंस फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन है। अभी आपने एग्जांपल बना लिया था ना, उसके नीचे कंडीशंस फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। आप सोचो इसमें अभी कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कि अब जो एसेट आप खरीदेंगे उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी होगा, 50% वाले भी होंगे, एडिशनल भी होगा, और एट द सेम टाइम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये फैक्ट्री में लगा है कि ऑफिस में लगा है, भाई ये प्लांट एंड मशीनरी है या बिल्डिंग है। ऐसे सब कॉम्बिनेशन अब एक क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, तो लिख तो लो अभी, है ना, काम जब आएगा तो ये रेलिवेंट जगह पे लिखा हुआ है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, इधर तो हो रही है, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट बच्चों। अब हो रही है? हाँ जी सर। सर ये थर्ड वाला पॉइंट भी लिखना। हाँ हाँ, थर्ड भी लिखना बस। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाए आप। लिख लिया? ये एडिशनल 100% डिडक्शन। ओके, आई अब एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें काफी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट से बनाएंगे उसको।
ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे तभी आप प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट कर पाओगे बच्चे। लिख लिया? नोट्स इधर बनाने सही रहते घर पर? घर पर ही सही रहता है। घर पे जाके ना पढ़ाई नहीं करते, इसलिए नोट्स होंगे ना तो वहाँ पढ़ोगे फिर, मतलब ना। ओके। ये भैया आइए यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात एक बार ध्यान से देखना, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करूंगा फिर देखते हैं, ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी दी हुई है बच्चे? 6 लाख रुपए। और ब्लॉक बता रखा है कि कौन सा ब्लॉक है, प्लांट एंड मशीनरी। लेट मी टेल यू, रेजिडुअरी एक ना, जैसे प्लांट एंड मशीन में ना अलग अलग रेट्स भी हैं, 40% भी है, ठीक है, 30% भी है। लेकिन आखिरी में लिखा हुआ है कि जो इसमें मेंशन नहीं है वो कौन से रेट पर आ जाती है, 15%। तो आप जैसे बिल्डिंग का रेजिडुअरी रेट क्या था, 10%। प्लांट मशीनरी का रेजिडुअरी ऐसे 15 होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको 15 एज्यूम करना होता है, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी का रेट क्या ले रहा हूं मैं, 15%। बहुत अच्छी बात। ओपनिंग डब्ल्यूडीपी कितना है? अगर जिंदगी सिर्फ इतनी होती तो क्या मैं कह सकता हूँ 6 लाख का 15% लगाता, खत्म कर देता पूरे साल की बात। लेकिन आइए देखते हैं, फैक्ट्री के अंदर एक प्लांट एंड मशीनरी है, मशीनरी डी, और एक ओल्ड है 3 लाख रुपए की। क्या एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगी? नहीं मिलेगी, तो आंसर भी यहाँ पे लिखा हो वैसे नहीं मिलेगी। और ये लेस देन 180 डेज ही इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आपको याद है वो जो फॉर्मेट बनाते थे, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड फॉर लेस देन 180 डेज, उसमें आएगी। हाँ ठीक है, वो तो नीचे निकालेंगे, पर पहले हम क्लोजिंग डब्ल्यूडीपी के ऊपर का सोचते हैं। प्लस करूंगा बट कौन सी कैटेगरी में डालूंगा, लेस देन 180 डेज। अगला क्या है बच्चे, फैक्ट्री में हुई है, अच्छा जी, ई मशीनरी न्यू है, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा 2 लाख रुपए का, लेस देन 180 डेज। हाफ मिल जाएगा पर एडिशनल मिल रहा है, प्रोविजन ध्यान है ना आपको। अगला ऑफिस में एसेट एफ न्यू, एडिशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा, 3 लाख का है, 180 डेज और अबव है, ठीक है, पूरा मिल जाएगा। ऑफिस में ही लगा जी, जो कि ओल्ड है, नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपए का है, 180 डेज और अबव है, पूरा डिप्रिसिएशन मिल जाएगा पर एडिशनल नहीं मिलेगा। फिर फैक्ट्री में गाड़ी लगा, क्या इसका एडिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 लाख 180 डेज और अबव। मैं आपको एक पॉइंट खुद से यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, लेकिन बोलना चाह रहा हूं, अगर फैक्ट्री में कंप्यूटर लगाया तो। कंप्यूटर में यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकता, मैं आपको बता दूं, उस पर 40% रेट होता है, क्योंकि हम किस हिसाब से चला रहे हैं आप पकड़ने की कोशिश करिए साथ साथ। मैं 15% चला रहा हूं, अगर फैक्ट्री में कंप्यूटर लगा है मैं इस 15% में ऐड नहीं कर सकता उसको, उसका ब्लॉक अलग चलेगा। लेकिन पर अगर फैक्ट्री में कंप्यूटर लगा तो पहली बात, क्या वो प्लांट एंड मशीनरी है? जी हाँ है। क्या एडिशनल मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। और अगर वही कंप्यूटर ऑफिस में लगा दिया होता तो नहीं मिलता। आई होप आपको सारी बातें क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसके बाद, हमने सेल कर दिया कौन सा एसेट, डी और जी, आपने निकालनी है डेप्रिसिएशन। निकाल पाएंगे आप? ठीक है, स्टार्ट करिए एक बार, अगर आपको पुराना याद है तो। सबसे पहले तो क्लोजिंग तक ले आओ ना बच्चे, फिर देखेंगे उसके बाद क्या करना है। मैं करा दूं क्या? ट्राई करो एक बार, जहां भी अटकोगे इमीडिएट बताता जाऊंगा, कुछ में वो नहीं है।
नहीं क्या कह रहे हो? ओपनिंग WDV 6 लाख की है। ओपनिंग WDV 6 लाख। एसेट रिक्वायरमेंट तीनों चीजें पहले मैं लेस देन 180 डेज वाले पकड़ूंगा, क्योंकि मैं हमेशा पहले लेस देन 180 डेज पकड़ता हूँ। ठीक है, लेस देन 180 कौन सा है? ई, ई भी है। एक साथ ही लिखते साथ। हाँ नहीं, फॉर्मेट में ऐसे कर लो ना, ये देखो ओपनिंग लिखा 6 लाख, लेस देन 180 डेज डी और ई, दो ही थे ना लेस देन 180। हाँ तो उसका एक कैटेगरी बनाई थी हमने, और इसके अलावा जो अदर्स होंगे उसमें बाकी सारे लिख दो। आंसर भी दिखा दूं क्या, साथ साथ रेफर हो जाएगा, या रहने दूं? ठीक। अमितेश जी सॉल्व सर कर। ये डी और जी दोनों 2 लाख की गई है। टोटल सेल प्राइस है। सेल में आपकी कौन सी रहेगी मानो? तो आनी चाहिए ना। ये आपने पहले लेस देन 180 में लिख दी, दो लेस देन 180 वाली पहले मैंने लिखी। समझ रहे हो, पहले लेस देन 180 लिखा था ना मैंने, अगर आपको लास्ट क्लास का फॉर्मेट याद है तो। फिर उसके बाद अदर्स वाली में बाकी सारी ऐड हो गई, तो आपका, और फिर आपने सेल कौन सी कर दी? डी और जी। तो पहले क्लोजिंग WDV पे पहुंच जाइए सारे बच्चे, 15 लाख आ रहा होगा क्लोजिंग WDV। प्लीज पहले 15 लाख पे सारे बच्चे पहुंचिए, अगर उसमें कोई डाउट है तो वो बताओ पहले। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी देख लेंगे, उसकी चिंता मत करो आप। 15 लाख आ रहा है ना? पंद्रह लाख तक पहुंचने के बाद 15 लाख कितने बच्चों का आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, हालांकि उससे सीक्वेंस का फर्क नहीं है, बट इस 15 में से स्पेशल रेट किस पर है वैसे? 7.5%। अब आप बोलो सर पहले एडिशनल लगा लो, बेटे कोई भी लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक पैटर्न पकड़ लो। 15 में से जो आधा रेट लगना है 15 लाख में से, क्या इसके अंदर कोई ऐसा एसेट है जिसपे हाफ रेट लगना है? कौन सा एसेट? डी बिक गया है बच्चे। ठीक है, अगर वो नहीं बिका होता तो मैं पूरे 5 लाख पे आधा रेट लगाता। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर जब क्लोजिंग में ये है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एसेट दिख रहा है मुझे? ई। और ई कितने का था? 2 लाख का। उस पे लगेगा 7.5%। यानी कि इस 15 लाख में से 2 लाख पे तो 7.5 लग गया, बचे हुए 13 लाख पे 15 लाख लगा दीजिए, क्योंकि जिस पे स्पेशल था वो कर दिया मैंने 7.5। बचा कितना? 13 लाख। 13 लाख पे लगा दो। अब आपको इससे थोड़ा ना देखना है कि 13 के अंदर कौन कौन आ रहा है, ये सब थोड़ा ना देखना है मैंने। पहले बताइए यहां तक क्लियर है? नहीं सर अभी जी आपने पे भी हाँ लगेगा। ठीक है, 1290। बट आप मुझे बताइए एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया अभी तक? नहीं लगाया।
एडिशनल किस पे लगेगा? कौन सा एलिजिबल हो रहा था एडिशनल के लिए? अगर मैं देखूं सिर्फ और सिर्फ ई, और कोई भी नहीं था एडिशनल के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 लाख का 20%, बट 50% कर दूंगा उसका, दैट इज 20,000। तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चे? 12,70,000 रुपए। मैडम देखो, आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना है? इस 15 में से किस पे हाफ रेट लगना है? मशीनरी ई पे, दैट इज 2 lakhs। तो इस 15 में से 2 लाख पे तो हाफ लगेगा, बाकी जो बच गया 13 लाख, उस पे 15 लगेगा। बच्चे, आपको सिर्फ आप मुझे बताइए, क्या ये मशीनरी ई है 2 लाख की? इस 15 में से 2 लाख तो इधर चला गया, अब कितना रहेगा उस ब्लॉक के अंदर? 13 lakhs। तो 13 lakhs पर 15%। हाँ पर जी। सर अगर वो सेल हो गई है तो नहीं लगता, मैं बोलूंगा उस पे, पहले एक बार ये खत्म हो जाए। 55 है ना, 3% ऑफ 30 lakhs। 195 आएगा, कैलकुलेट कर लो एक बार। अंकल डी और जी। एडिशनल डिप्रिसिएशन कौन सी मशीनरी पे लगेगा, पहले आप फाइंड आउट करिए। ए पे। ई कितने की मशीनरी दी? रेट कितना है? 20%। बट ये पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 है ना, तो इस पे 10% लगेगा ना, 20% लगेगा, 10%, सो दैट इज 20,000। तो 20,000 भी तो ब्लॉक में से माइनस करोगे, ठीक है? पलक जी, आप आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, बहुत सारी और चेयर्स है, पर्पस समझो, बातें अभी अभी ना अमितेश जी बहुत बातें करते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पूरा ही। ठीक है, अमितेश भी अभी सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व करे। जब तक आपका सॉल्व नहीं हो रहा, बातें कैसे कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता। ठीक है, मेरे को बिल्कुल ऐसे ये सब नहीं चाहिए, लाइट एटीट्यूड है, घर पे बैठो अपने, आगे आ जाओ, या तो यहाँ पर आ जाओ या यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल आप, फॉर योर बेनिफिट आई एम सेइंग स्टे अलर्ट। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी इज, हाँ मैडम, 1290 के बाद ही और कम कर दो ना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। नेक्स्ट ईयर यही मेरा ओपनिंग बन जाएगा। वैसे कि जैसे ना इधर क्या था, ये दोबारा माइनस करा था, जरूरत नहीं थी इसकी, समझ रहे? एक बार सुन ले, ये हो गया था डेप्रिसिएशन, ये हो गया, सीधा 1270 लिख सकता था। बार बार वो नहीं करना 1290, फिर उसके बाद ये एक साथ ही आपने एडिशनल दिखा दिया, नॉर्मल दिखा दिया, माइनस कर। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, हो गया सब बच्चों का? अब मेरी बात समझिएगा बच्चे, अगर सपोज करो डी और जी बिका था, पहले मुझे बताओ, ये रजिस्टर हो गया आपके दिमाग में पूरा? अब मैं ऐसे ना, मैं ऐसे केसेस जो है ना आपको आज होमवर्क दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं।
सपोज करो मैंने मशीनरी नंबर ई बेच दी होती, मशीनरी नंबर ई, तो क्या, हाँ ध्यान से सुनिए पहले सारे बच्चे, ठीक है, मशीनरी नंबर ई बेच दी होती, तो आप इसका मतलब समझ रहे हो, अगर मैंने डी जी ई मान लो लिख दिया होता, तो मेरे क्लोजिंग के अंदर ई आता ही नहीं, और अगर आता ही नहीं तो क्या मैं आधे रेट की बात भी करता? नहीं करता, क्योंकि जब उस WDV के अंदर वो एसेट ही नहीं है, मैं उसकी आइडेंटिटी क्या सस्टेन कर रहा हूं फिर? और अगर वो एसेट ही नहीं है तो क्या एडिशनल लगता? नहीं लगता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप क्लोजिंग WDV निकालते हैं आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा एसेट है। ऐसे नहीं है कि कभी जान लिया एसेट है कभी नहीं जाना, ऐसा नहीं है, ट्रैक चल रहा है एक चीज का। ठीक है, दूसरी बात, अगर सर ये एसेट होता तो ये होता है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैंने डी और जी को, अगर मैंने 13 लाख पे बेच दिया होता, तो इफ द सेल प्राइस इज 13 lakhs, तो क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी वैल्यू क्या आती? पहले क्या थी वैल्यू वैसे? 2 लाख, तो मैंने 11 और कर दिया ना, लो 12 लाख ले लो आप, कोई बात नहीं, 10 लाख से बढ़ा दी ना सेल, तो WDV क्या हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा, ये मानते हो आप? इस 5 लाख में से अभी भी ई जिंदा है, तो ई पे तो आधा लगता 2 लाख, और बचा हुआ क्या हो जाता है ये? 3 लाख। उस 5 का ही बाइफर्केशन होगा कि भाई उस 5 में स्पेशल कितना है और बचा कितना है। और अगर आप मुझे बताइए, अगर आपका ये 14 लाख होता तो कितना आता? 3 लाख ना, वो समझ गया मैं। अगर 16 लाख होता तो अब क्या करता सर मैं? पर इस 1 लाख के अंदर वो स्पेशल मशीनरी है, तो भाई 1 लाख पे 7.5 ही लगेगा। इस लेवल तक क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिकली 1 लाख में ई को ही मानूंगा ना, एडिशनल की बात चल ही नहीं रही भाई यहाँ पे, हाफ वाले की चल रही है, नॉर्मल की बात चल रही है। हाँ जी, सिस्टम है, समझ रहे, सिस्टम है। और अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपको मॉड्यूल में सिस्टम ऐसे कोई क्वेश्चन ही नहीं दिखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं आपके साथ PDF शेयर करी है वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट हमें इस लेवल तक जाना होगा, पेपर में इस लेवल तक नहीं जाएगा। पर आप समझिए, एक जो पैटर्न बस अभी आ रहा हूँ, पैटर्न जो बना रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जिसपे स्पेशल बात है उसको पहले ले लो, वो ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ चाहे इंस्टीट्यूट ये भी बोलो कहीं पे नहीं लिखी हुई है बात, ठीक है, कोई ऐसे प्रोसेस एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं 1 लाख के ऊपर आप 7.5 लगाएंगे। तो आप मुझे बताइए टेक्निकली क्या मतलब हुआ इसका? 7500 रुपए। अब आता हूं एडिशनल पे, ठीक है, एडिशनल का एसेट अब यहां पे नहीं लेना देना मुझे क्लोजिंग, मैंने आपको बोला क्लोजिंग देखो आप यहां पे, एडिशनल भाई एसेट कितने का? 2 लाख का, उसका कितना परसेंट? वो यही आएगा बच्चे। वो जो क्लोजिंग का डाइवर्जन हो रहा है वो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए हो रहा है, ये समझने वाली बातें हैं ये। सॉरी, हाँ हाँ 10%। इसका अगर एफ पे 7.5% लगा होता तो नीचे 7.5 में एफ वाला अमाउंट का एफ, प्रायोरिटी क्यों दे रहे हो? हाँ, ई ई को प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं, आप ये समझो, आप ये समझिए, आप ये वाला एक प्रोसेस में आपको बना के देता हूं। जब आपका क्लोजिंग WDV आ जाता है ना, तो क्लोजिंग WDV के दो पार्ट्स निकलते हैं, एक किस पर हाफ लगना है और किस पर फुल। पहले हाफ वाला पकड़ेंगे, ठीक है, और हाफ कितने वाले पे लग रहा था? 2 लाख वाले पे। जब हाफ उस पे लग रहा है तो बच कितना गया? 13 लाख। अभी तेरे को जो मर्जी कॉम्बिनेशन ले ले, बट पहले तू हाफ को पकड़ ली। अब उसके बाद अगर नीचे वैल्यू नहीं बचेगी तो नहीं बचे। अभी मैं पहले नॉर्मल डिप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं आपसे, मैं एडिशनल पे नहीं गया मैं।
जो आपका क्लोजिंग आया मैं उसको दो में तोड़ा है कि हाफ किस पे लगना है। और अगर सर कोई भी हाफ नहीं होता तो नहीं होता ना भाई, सारे फुल वाले हैं तो लगा दो फुल वाला। पहली चीज। रही बात एडिशनल की, उसकी क्लोजिंग WDV से कोई लेना देना नहीं है। आई मीन टू से कि मुझे ये नहीं देखना कि इधर वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे को देखना है कौन सा एसेट जिंदा है। 2 लाख वाला जिस पे मिलना है, कह सकता हूं भी जिंदा है वो एसेट। अगर वो बेच दिया होता तो एडिशनल मिलती नहीं मिलती। लेकिन अगर है तो 2 लाख के ऊपर बच्चे आप कितना परसेंट लगाएंगे, 10%। कितना आएगा, 20,000। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर दैट इट डज नॉट कम नेगेटिव। ऊपर वैल्यू कितनी आ रही थी अगर मेरे को आपको याद होगी, 1 लाख थी। उसमें से 7500 का डिप्रिसिएशन दिया था और 20,000 और, तो नेगेटिव तो नहीं जा रहा ना भाई, नेगेटिव नहीं जाना बस में। कहिए क्लियर है। एक क्वेश्चन और दूं ऐसे बना के, क्योंकि तभी आपका वो एग्जीक्यूट होगा। हाँ सर, चलिए। ये एसेट का नाम है, एसेट नंबर 8, ठीक है बच्चे। आई मीन बहुत ही ऑलमोस्ट में सारी चीजें इसी में ही आ जाएंगी आपकी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में। सो दिस इज नेम ऑफ द एसेट, एसेट नंबर 8। जैसे कि बताता हूँ, एसेट नंबर 8, मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, किस रेट पे है ये और कौन सी डेट को, 5 लाख की। अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो ये फैक्ट्री में ही लगी है। अगर मुझे कुछ बोलना होगा ओल्ड एंड न्यू है तो मैं लिख दूंगा। और अगर कुछ नहीं बोल रहा तो न्यू मानू ओल्ड मानू, न्यू। if nothing is mentioned then that's new। हाँ जी, फैक्ट्री लिखा बच्चा। ये ABCDE एसिड के नाम है, ठीक है बच्चे।
बिल्कुल कंप्यूटर जैसे मैं बोला था। और जब अब आप रेट देख लोगे एकदम कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, आपने क्या करना है, कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर 24-25। आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने कोई एसेट का सेल का झमेला नहीं डाला अभी। ठीक है ना, मतलब आराम से एक्विजिशन का देख लो, फिर उसको अपडेट करना होगा कर लेंगे, नहीं तो वैसे एक्विजिशन पे क्लैरिटी आ जाती है। सेल की हमने काफी बात कर ली वैसे। टोटल कितने ब्लॉक्स बनेंगे बच्चों? 3। ठीक है, एक 15 वाला, एक 40 वाला और एक 10 वाला। इजी वाला कर लो पहले, बिल्डिंग वाला। ऐसी बोल दू जैसे बिल्डिंग में क्या करोगे, ओपनिंग 8 लाख और बिल्डिंग क्या है ये, हाँ फैक्ट्री में लगी है सर बिल्डिंग। बिल्डिंग खुद ही फैक्ट्री होती है वैसे। ठीक है, बिल्डिंग कभी फैक्ट्री में नहीं लगती, मतलब वो है। क्या करूं उस पर, दूं एडिशनल? नहीं, बिल्डिंग पे नहीं मिलती, प्लांट मशीनें मिलती है, समझ रहे हो? तो सिर्फ आपको बिल्डिंग को ऐड करना है 10 लाख। ठीक है, और उस पे कितना परसेंट, 10%, बिल्डिंग पे 10%। बिल्डिंग तो बहुत आसान है, एक बार सारे बच्चे बिल्डिंग का बना दीजिए अगर अभी स्टार्ट कर रहे होगे तो। 10 लाख प्लस 8 लाख, 18 लाख। 18 लाख का 10%, 180। 16,20,000 आपका आ रहा होगा क्लोजिंग WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, बिल्डिंग पहले कर लो बच्चे। वो कर लो। क्लोजिंग उसका 18 है, फिर उसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो जो 10 लाख वाले का पूरा लगेगा, इस पे भी पूरा ही लगे, दोनों पे पूरा पूरा लगेगा, लेस देन 180 डेज नहीं। 10 ही लगेगा पूरा, लेस देन 180 को है ही नहीं। सर ये बिल्डिंग 180 डेज वाला नहीं। लेकिन आपने कब खरीदी है, 1/8 को खरीदी है ना, तो तूने 1/8 को खरीदी तो 180 से तो तू ज्यादा दिन यूज कर रहा है। 16-20, हाँ 16-20 है ना, मतलब तो कंप्यूटर का भी वही है। कंप्यूटर का भी इजी है वैसे। कंप्यूटर का ओपनिंग कितना है तेरा, 5 लाख। ऐड कितना करेगा, 10 लाख। 15 आ जाएगा। 15 पे क्या रेट लगाओगे पहले, पूरा 40 एडिशनल मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री में तो मिलेगा, 20% पूरा मिल जाएगा ये तेरा। 10 लाख पे 20%, 2 लाख रुपए का। जैसे कि कौन सा, ये और ये वाला और अगर मैं एक बात करूँ, हाँ मशीनरी एक फैक्ट्री में है, बिल्कुल। लिख ही देता हूँ बच्चे, है ना, मशीनरी है ना बच्चे। जब मैं लिख ही रहा था फैक्ट्री तो लिख देना चाहिए, दैट्स फैक्ट्री। और ये ना वो तो हो गया ना, डेप्रिसिएशन 20% एडिशनल। नहीं डेप्रिसिएशन एडिशनल कितना है, 7-20 आएगा। 180 दिन में इसका मतलब 4 लाख। कंप्यूटर पे तो मैडम पूरा ही लगेगा, आई मीन 20%। एडिशनल
3 लाख 9 लाख 10 लाख एक मिनट अब एडिशनल एप्रिशिएट डायरेक्ट अमाउंट में होता है सर एडिशनल उसमें रहेगा 10 लाख में जोड़ा ये तो चल रहा है 10 लाख आएगा सर कंप्यूटर में 40% क्या कंप्यूटर में किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो बताना बच्चे बिल्डिंग और कंप्यूटर तो आसान है। सर जो एफ है उसमें भी हाफ लगेगा ना? देखता हूँ 2 सेकंड। 16-20 क्लोजिंग डिप्रिसिएशन लगने के बाद 18 लाख क्लोजिंग आया होगा, 10% लगेगा 81, 16-20। एफ पर क्या है एक चीज देखेगा। अब बोल एक बार क्या बोल रहा था। कि सर इसमें हाफ रेट लगेगा कि फुल लगेगा, क्योंकि हाँ 10 सी निकालो। जिस क्योंकि दिन आपने एक्वायर करा ना, हाँ जी। ठीक है, वो आप मालिक होते हो। हम्म। तो अक्टूबर के 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31। आई थिंक 182 आ रहा है, सो इट्स हाँ फुल। तभी पूछ रहा हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट डेट पे भी होता है बेटे, पेपर में ऐसे डेट आ जाएगी बता रहा हूँ, ऐसे 4 अक्टूबर आ जाएगी, आपको लगेगा नहीं भाई। और इसी से एक चीज अपडेशन, जब आप खरीदते हो उस दिन आप मालिक होते हो। यू हैव एक्वायर्ड ऑन 1 अक्टूबर, यू आर द ओनर ऑन दैट डेट। तो हम पुट टू यूज से एक्वायर्ड है 1 अप्रैल का, पुट टू यूज है ये, तुम्हें ये रेलेवेंट है because it should be if it is put to use for less than 180 days। तो आ रहा हूँ एक मिनट। सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं, अगर कोई डेट नहीं दी हुई तो मैंने ये जूम करा है, एक्वायर्ड भी है और पुट टू यूज भी है। अगर डेट्स अलग अलग होती तो डेप्रिसिएशन पुट टू यूज के बेसिस पर होती है। देखो आपने खरीदा था 1 अक्टूबर, तो आप इस दिन मालिक बन गए, तो अक्टूबर के 31 दिन मालिक। अभी मैं यही एज्यूम कर रहा हूं, अगर इसका पुट टू यूज होता 1 नवंबर, तो मैं अक्टूबर उड़ा देता। पुट टू यूज देखा जाता है कितना टाइम एक्वायर्ड है, पुट टू यूज एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। अब अगर प्रोविजन बढ़ो तो पुट टू यूज लेस देन 180। तो अगर एक्वायर्ड ये डेट होगी और पुट टू यूज होता 1 नवंबर, तो मैं 1 नवंबर से गिनती शुरू कर रहा हूं।
आएगा, ये सारे पॉइंट आएंगे, बुक खोलोगे अभी, ये बस सारे पॉइंट आएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ दोस्त क्या कह रहे थे ये? क्लोथिंग क्या करेगा ओपनिंग 10 लाख, ओपनिंग प्लांट उसकी 10 लाख दी गई है, 5 लाख का एडिशन करा प्लांट मशीन, मतलब 5 6 10 और 5 पे लगाया सिर्फ बता दो ई पर बात लगाया और एडिशनल इस पे लगाया ए पर लगाया और ई पर और पर हाफ ए पर पर हाफ मतलब ए जगह था 5 लाख का 20%, बेसिक किसका है? if I say final answer is कितना है फाइनल आंसर? 29,35,000, 29,35,000 यही है 29,35। हाँ सर 29,35,000। मैं एक बार स्क्रीन पे ले आता हूँ आंसर को, एक बार फोटो भेज देना कैसे लगेगा, भेज दो। देखो बच्चे, सभी बच्चों ने ओपनिंग लिख दिया 10 लाख, ठीक है। अब एक बार हम ओपनिंग, अगर आपने एक बार, आई थिंक सारे मैच ही कर रहे हैं तो मैच करो एक बार चाहे पहले। 5 6 10 5 टोटल 26 लाख का एडिशन हुआ है, कितना आ जाएगा? लेकिन इसमें से लेस देन 180 कौन सा था, बस मुझे इतना बता दो तो, क्योंकि हमें पहली ट्रैक रखना चाहिए। ई जो था वो 180 डेज से कम वाला था, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, इस 36 लाख में से स्पेशल बात किसके ऊपर है? कहने से ई पर ही है, ई पर ही है ना बच्चे। तो ई कितने का है? 10 लाख, क्या रेट लग जाएगा? तो 75,000 आ गया सबका। अब आप मुझे बताओ, 36 में से 10 पे तो ये कर दिया, बाकी 26 लाख पे 15% ही तो लगाओगे, कितना आ रहा है? 3,90,000। ये क्या वैल्यू है? 35। बार बार नहीं निकालनी है आपको, समझ रहे? ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा डेप्रिसिएशन का रहेगा 3,90,000। तो आपका 390 और 75, ऐसा करने से कितनी वैल्यू आ गई? हालांकि मैं आपको बोलूं 31 35 भी निकालने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन चल रहा है, पहले नॉर्मल दिया एडिशनल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि ये क्या था, 3,00,000, पहले मुझे बताइए ये तो वैल्यू क्लियर है। अब आप मुझे बताइए किसके ऊपर एडिशनल लगेगा? आई थिंक एडिशनल क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या ए के ऊपर एडिशनल लगेगा? यस सर। बिल्कुल लगेगा भाई, फैक्ट्री का है, ठीक है, स्टार्टिंग से है। और किस पे लगेगा बच्चे? अच्छा इस पे तो लगेगा नहीं, बिल्डिंग है, ये ओल्ड है, ये कंप्यूटर है, ये तो वहां बात हो गई, ये तो 15% का है नहीं। तो कौन सा हो गया? सिर्फ और सिर्फ ई। सर ये नहीं है, नहीं बेटे ये ऑफिस में था, तो ए और ई पे लगेगा। पहले बताइए ये बात क्लियर है? अब बेटे कोई ऐसे कोई सीक्वेंस का रूल थोड़ना है, ठीक है।
अब मुझे चलो ई का बता दो पहले, कोई बात नहीं। 10 लाख का 10% कर दिया ना सीधा, कितना आ जाएगा? और कौन सा रह गया? ए। 5 लाख का 20%, 1 लाख। तो ले दे के आपकी डेप्रिसिएशन जो सारी आई, 75, 390, 1 लाख, 1 लाख, ये माइनस करेंगे तो 29,35,000। क्या आपको समझ आया क्या हो रहा है? 29,35,000 अगम जी का आ गया था, वेरी गुड। अब देखो कितने सारे पॉइंट्स है। पेपर में एक ही एसेट दिया होता है फुल क्वेश्चन, और ओपनिंग दिया होता है और एक एसेट दिया होगा। तो आपको बस ध्यान रखना होगा, लेस देन 180 वाला तो नहीं है वो। फैक्ट्री में लगा है, ऑफिस में लगा है, पूरा लग रहा है, आधा लग रहा है, एक ही पॉइंट। हाँ, क्या होता है? चैप्टर का only part होगा। हाँ, वो है, पर मतलब ये कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा प्रोविजन है, तो वाली चीज। ये 20% न्यू वाले बच्चे। न्यू वाले का सब बच्चों का आ गया आंसर 29,35। चलिए कूल। तो अच्छा एग्जांपल बन गया था, इसके बेसिस पे आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बेटे आज होमवर्क। हेडिंग डाल दीजिएगा, पावर जेनरेशन अंडरटेकिंग, एसएलएम मेथड एसेट वाइज। मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं पावर जनरेशन के पास ऑप्शन होता था? आपको ये बात कहीं लिखी हुई दिख जाएगी। अब मैं एक एक पॉइंट अभी एक बार ऐसे नहीं बोल रहा, जब हम लिखवा भी दूंगा आपको, कोई ऐसी बात नहीं। पावर जनरेशन के बाद जो उसका पहला साल होता है ना बच्चे, उसमें ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? या तो वो एसएलएम ले सकती है, डब्ल्यूडीवी ले सकती है। तो ये ऑप्शन उसे एक्सरसाइज करना होता है, बताना होता है। कब बताना होता है? जब आपको रिटर्न भरनी होती है। ठीक है, आपको कब बताना होता है? जब आपको रिटर्न भरनी होती है। लेट सपोज, चलो अब लिखा हुआ है तो आपको चलो पूरा ही करवा देता हूं। एसएससी या तो प्लीज इधर देखिएगा प्लीज, या तो पावर जनरेशन में होगा या अदर में होगा। अदर में है तो डब्ल्यूडीवी और ब्लॉक सिस्टम, पावर जनरेशन में तो एसएलएम भी हो सकता है और डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी देगा तो वही अपना ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर एसएलएम हुआ तो क्या होगा? एसेट वाइज। नाउ लेट सपोज प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22, ये एग्जांपल 21-22। ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द आरओआई फॉर 21-22, यानी कि 21-22 की रिटर्न कब जाती है? लेट सपोज 31 जुलाई को जाती है, तो जब खत्म होता है तो 31 जुलाई 2022। तो उसको उस टाइम पे बताना है कि भाई मैं एसएलएम लेना चाहता हूं या मैं डब्ल्यूडीवी लेना चाहता हूं। मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है? 21-22 एग्जाम्पल के लिए है बच्चे। 21-22 की रिटर्न कब जाती है मालूम है आपको? 31 जुलाई 22। प्लीज, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है, प्लीज फोकस से करिए। 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर को भी जाता है। अब ये क्या कैटेगरी है उसमें नहीं जाना, वो रिटर्न चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। मुद्दे की बात ये, रिटर्न वाले दिन आपको बताना है। ये मान लो पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है, आपको रिटर्न वाले दिन बताना है कि भाई आपको एसएलएम चाहिए या आपको ब्लॉक चाहिए। तो यही बात लिखी हुई है। अगर प्रीवियस ईयर 21-20 एग्जाम्पल है तो मुझे कब बताना है? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई फॉर 21-22। और क्या हो जाएगी वो? एग्जाम्पल के लिए आप ले लो 31/7/2022। यहां तक क्लियर है? आखिरी लाइन पढ़िएगा,
ऑप्शन वंस टेकन विल नॉट बी अलाउड टू बी चेंज्ड। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया तो वो हमेशा के लिए होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहले साल के लिए है पावर जनरेशन के लिए कि डिसाइड कर ले कि एसएलएम का रास्ता लेना है या डब्ल्यूडीबी। एक बार जो स्टार्ट हो गया वो बार बार अगले साल स्विच और ये सब नहीं चलेगा। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है इस पे, पर एमसीक्यू किसी भी तरीके से कुछ भी आएगा तो सारी बातें पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये हम नोट कर लेंगे। आइए पहले मैं आपको अब पावर जनरेशन वाले करते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख। बहुत ही आसान है ये, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिएगा, एक एसिड की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी दिख रही है बच्चे आपको? 1 लाख। यानी कि आपने एक एसिड खरीदा, 1 लाख रुपए का खरीदा, उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। अब आप एक बार सोच के देखिए, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन चल रही है। मुझे आपको डेप्रिसिएशन नहीं करानी, कोई क्वेश्चन भी नहीं है उसके ऊपर। मेरे को सिर्फ आपको सेल के टाइम पे क्या होगा सिर्फ ये बताने में। तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, व्हाट इज द बुक वैल्यू? 40,000। ठीक है, अब देखिए, सपोज करो आपने उसको 60,000 का बेचा। सोच के देखिए, 1 लाख का एसेट था, कितने साल चला मुझे नहीं पता अभी। 40,000 कैसे हुआ, 1 साल में हुआ, 6 साल में हुआ, 50 साल में, मुझे नहीं पता। बुक वैल्यू दे रखी है मैंने आपको 40,000। आपने बेचा कितने का? आपको कितने का प्रॉफिट लग रहा है? तो बस इतनी ही बात है, जैसे अकाउंट्स का लॉजिक है यहीं पे। 20,000 विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, और इस वर्ड को बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज। ये तो एकदम अकाउंट जैसा फेमिलियर। ठीक है जी। आपके मन में एक बात अभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने अभी कैपिटल गेन नहीं पढ़ा। कैपिटल गेन होता है कि कोई भी चीज बेचते तो कैपिटल गेन आ जाता है। तो आपके दिमाग में ऐसा बाय चांस आएगा फ्यूचर में, ठीक है, कि सर ये बेचा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। कब लगेगा आगे भी आएगी बात, ठीक है। लेकिन आपको इतनी बात समझ आ रही है कि सर 20,000 का गेन हो। अब दूसरा केस है, बुक वैल्यू कितने की थी बच्चे? कितने का बेचा आपने, कितने का लॉस? इसको बोला जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 8,000 का नुकसान है आपको, तो आप डिडक्शन ले लो पीजीबी की 8,000 की। 8,000 की डिडक्शन ले लो आप। हाँ, आज बेचा आपने, आज ले लो आप। तो क्या लिख रहे हैं? 8,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी, और उसको क्या बोला जाता है? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। एंड कहने से इसके अंदर तो कोई नई बात कुछ भी नहीं आ रही थी। यहां तक क्लियर है? अब आप आगे समझिएगा। तो सर 3 केस बनते हैं, एक मैंने बुक वैल्यू से ज्यादा बेच दिया, एक मैंने बुक वैल्यू से कम बेच दिया, और एक मैंने बहुत ज्यादा बेच दिया बेटे। इतना ज्यादा कि मैं अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर ज्यादा बेच दिया। मेरी बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? कम ऑन, बुक वैल्यू इज 40,000 एंड मैंने बेचा कितने का? 1 तो आप समझिए मैं इस केस को क्यों बनाया, बिकॉज हेयर सेल प्राइस एक्सीड्स ओरिजिनल कॉस्ट ना। वो देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। ये केस मैं क्यों बना रहा हूं सर, इसमें भी तो प्रॉफिट ही हो रहा है, लेकिन बेटे ये केस अलग इसलिए बन रहा है क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर चला गया। अच्छा जी, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो आप मुझे पहले बेसिक शब्दों में प्रॉफिट बता दो बस। हम 80,000, क्योंकि सर हम तो सर बुक वैल्यू से सेल प्राइस कंपेयर करते हैं 80,000, पर अब कैपिटल गेन आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चे? 80,000 आया, ठीक है। 80,000 में से अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ जाएगा कैपिटल गेन में और कुछ जाएगा पीजीबी। और मैं कैसे कर रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जैसे कोई आपने एसेट बेचा तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट करते हो आप। सो इट इज सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द सेल प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट? 1 लाख। आपको समझ आना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन थोड़ा ना होता है कैपिटल गेन में। कैपिटल में क्या होता है? इतने का खरीदा, इतने का बेचा। समझ रहे हो? इसका मतलब कितना आ गया बच्चे आपका? 20,000। अगर 20,000 यहाँ टैक्सेबल हो रहा है तो बचा हुआ कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? 60,000। और उसको क्या बोला जाएगा? बैलेंसिंग चार्ज। उसको क्या बोला जा रहा है बच्चे? बैलेंसिंग चार्ज।
ये जो 20,000 है Profit. ये कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होगा। आगे सुनिए बात को। मैंने यहाँ पे 6 महीना लिखा हुआ था कुछ, पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीओएच होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये सारी बातें आपके ब्लड में चली जाएंगी कैपिटल गेन में। मेरे कहने का मतलब है आपने ये एसेट खरीदे कितना टाइम हुआ आपको, 6 महीना। कह सकता हूँ बहुत ही कम समय है। तो इसलिए ये जो प्रॉफिट हो रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 2 साल से ऊपर हो जाता है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। ये सारी बातें आपको ही पता नहीं है, कैपिटल गेन में देखी जाएंगी। और ये बात दोबारा भी उठेगी अभी, पर मैं अभी इसके अंदर और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मैं लॉन्ग टर्म का एंगल अभी नहीं दे सकता आप। जब वहां करेंगे तो दोबारा यहाँ पे मैं लेकर आऊंगा। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है ना, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आप मुझे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आइए देखते हैं आप क्या करते हैं। ये एग्जाम्पल लिखिएगा आप। ओरिजिनल कॉस्ट 1,000, बुक वैल्यू 800 और सेल प्राइस दिए होंगे 3, ए बी सी। सेल प्राइस है 500, सेल प्राइस है 950, सेल प्राइस है 1800। और आपने मुझे बताना है कि भाई पीजीबीपी में क्या टैक्सेबल होगा और कैपिटल गेन में क्या होगा। मैं आपकी जिंदगी आसान कर रहा हूँ। कैपिटल गेन में कह सकता हूँ पहले दो केस में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से बना कैपिटल गेन की बारी नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब इतनी बात कर ली तो तीसरे केस का ही कैपिटल गेन बता दो, 800। बस बेटे आगे का करो ना पीजीबीपी। भाई पहले वाले में आपको लॉस हो गया है ना, 300 का, क्या बोलूं उसे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 300 का क्या है बच्चे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, टीडी। इट इज अलाउड एज डिडक्शन। जिस भी साल में आप बेचते हो उसमें डिडक्शन मिल जाती है आपको, नुकसान है आपका ये। यहां पे 150 इसको बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज, एंड दैट इज टैक्सेबल, है ना। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या है सर, वो टैक्सेबल नहीं है, वो डिडक्शन है सर। और यहां पर क्या आएगा बच्चे, भाई टोटल प्रॉफिट कितने का है वैसे, ये 1200. 800 की बुक वैल्यू, 1800 की सेल, 1,000 का टोटल प्रॉफिट। पर उसमें से कैपिटल गेन में कितना चला गया, तो बचा हुआ ही तो जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग चार्ज। समझ आया बच्चे? आराम से करिएगा। हम्म, पीजीबीपी। तीसरा वाला बताऊं दोबारा? देखो, तीसरे वाले में पहले सिंपल रखो बात। तुम मुझे बताओ सेल प्राइस क्या है, बुक वैल्यू क्या है, टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको, 1,000। 1,000 में से 800 तो यहाँ ले गया मैं, 1,000 का ही तो फायदा है आपको। 1,000 से ऊपर थोड़ा ना टैक्स कर दूंगा, जो मर्जी हेड पकड़ लूं। 1,000 में से कितना कैपिटल गेन में चला गया, 800। जो बचा हुआ वो पीजीबी। देखो ना, इसको ऐसे बना दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिख लो सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। सेल प्राइस कितना बच्चे, 1800 माइनस बुक वैल्यू 800, टोटल कितना हो गया, 1,000। यहां तक क्लियर है पहले? अब इस 1,000 में से बच्चे कुछ कैपिटल गेन में चला जाएगा और कुछ यहीं रहेगा। कैपिटल गेन में पता है क्या आ जाता है, इफ द वैल्यू द बाय विच सेल प्राइस एक्सीड्स ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, एंड व्हाट इज योर सेल प्राइस, 1800, ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,000, तो 800 तो कैपिटल गेन ले गया, बच कितना गया बच्चे, 200। क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं, है ना, एक और दे देता हूं।
चलिए आराम से करिए। पहले करके 30,000 का कहने से लॉस ऑफ 30,000, और इसको क्या बोला जाता है बच्चे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। दूसरा, देयर इज अ नो नो नॉट एट ऑल, कैपिटल गेन तब आता है जब सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से एक्सीड होता है। गेन ऑफ 2 लाख बैलेंसिंग चार्ज पीजीबीपी के अंदर है ये। हाँ, ये वाले में कुछ कैपिटल गेन में जाएगा और कुछ उसमें जाएगा। ठीक है, ये मैं बना देता हूं। तो सबसे पहले हम गेन निकालते हैं, लाइक सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। सेल, है जी, हाँ निकाल लो। 4 लाख 1 लाख हो जाएगा। चलो आंसर बता दो पहले, कोई बात नहीं। कितना? और 1 लाख हो जाएगा खाते ये। ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन, 4 लाख का ही। ये कैसे निकाला आपने? देखो 6 लाख माइनस 5 लाख, सीधा कैपिटल गेन लिख सकते हो। तो एक तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। पर मेरे को टोटल गेन कितने का हुआ? 6 लाख माइनस 1 लाख, टोटल गेन तो 5 का है। 5 में से एक उधर चला गया, जो बच गया वो पीजीबी। क्लियर है बच्चे? वेरी 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 गुड। चला गया। हो गया वीडियो। हो गया सर। ये रही, कहिए साहब, क्लियर है? आया आंसर? नोट्स थक जाओगे बेटे, डेटा सुन लो अभी। आज मैं अभी और सोच कर आया था, अभी 1.5 घंटे का डेटा। हाँ, घर पे नहीं, इधर रुक के कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मतलब इधर रुक जाना। मैं आज बहुत सारा सोच कर आया था यार, मतलब कवर कर नहीं पाया। हाँ, तब ठीक है, आप कर लो, चलो आप कर लो। अभी है 40 मिनट है अभी, 1:30 बजे तक है ना। हाँ ठीक, चलिए अब एक बात समझिएगा। हाँ जी मैडम, एक बात बताओ, आप नॉर्मल गेन बताओ। देखो बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख, और बेचा कितने का है? 6 लाख। तो अब सारी बातें छोड़ो, पहले बताओ 6 लाख का बेचा, 1 लाख की बुक वैल्यू, 5 लाख का गेन है। इस 5 लाख में से कुछ कैपिटल गेन में जाएगा और कुछ पीजीबीपी में जाएगा। कैपिटल गेन में वो जाता है जितना आपका सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर जाता है। तो कितना ऊपर गया? 1 लाख। तो 1 लाख यहां डाल दिया, जो इसका बच गया वो पीजीबीपी में डाल दिया। क्लियर है? ओके, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आइए बेटे एक हेडिंग डालिए, और वो हेडिंग है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ओ माय गॉड, एक पेज छोड़ के नोट्स कौन से रह गए आपके? के ऊपर वाला जो आपने साथ साथ नोट नहीं करा? साथ साथ करा करो बेटे आप। थोड़ा सही करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब से ना नोट्स बनाएंगे, आज बैठ के बना लेंगे आराम से। अभी लिखोगे क्या? जरा सा इधर लिख लो यार, अभी कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन का नहीं तो बीच में ब्रेक हो जाएगा। किधर था ऊपर ऊपर ये वाला? थोड़ा सा लिख लेते हैं, अभी 5 मिनट आते हैं। ये तो वही एग्जाम्पल है वैसे, एग्जाम्पल ही है वैसे। अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल ही है वो।
नहीं और कुछ नहीं है, सिर्फ वही वर्ड्स ही थे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन और वो कुछ नहीं और। हाँ हाँ ये बेटा, सर इसका थोड़ा सा ठीक है, नहीं लिख रहे। नहीं लिख लो आप। सर ऊपर ना लगा, ये आपने जो लिखा है। दे दे भैया, वो ले लेना। ये दो एग्जाम्पल थे, बस हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। वो हाँ ये था। हो गया, आओ बेटे, हेडिंग लिखिए, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ओ माय गॉड, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकते हैं कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है? नहीं है। जो डेप्रिसिएशन, वो नहीं कर सकते, कहते हैं सेट ऑफ, मतलब कहते क्लेम करना होता है। अच्छा वेरी गुड, कैसे बता आपको ये? Natural. नॉमिनक्लेचर। गुड, वेरी इंटेलिजेंट। मेरी ये कॉन्सेप्ट ना बच्चे आपका सेट ऑफ में भी आएगा। हम लोग पीजीबीपी के बाद जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे सेट ऑफ का। सेट ऑफ पता है क्या होता है? एक लॉस दूसरी इनकम को सेट ऑफ कर देता। एक बात बताओ, आपके दो बिजनेस चल रहे हैं, एक बिजनेस में 1 करोड़ का नुकसान और एक बिजनेस में 5 करोड़ की इनकम। तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल आपकी बात करूं, आपकी इनकम कितने की, तो ये आपने सेट ऑफ कर दी। 5 की इनकम, 1 का नुकसान, 4 करोड़ रुपए। पर क्या सरकार इस बात को मान रही है, या सरकार कह रही है नहीं 5 करोड़ पे टैक्स दे? सरकार कह रही है सेट ऑफ अलाउड है जी, कोई दिक्कत वाली बात। नहीं है। सेट ऑफ अलाउड है। जिस तरीके से आपके पेपर में भी आपको सेट ऑफ का सिस्टम पता है, सब बच्चों को पता नहीं, पता है नहीं पता? अगर एक ग्रुप में आपके 40 40 40 है, और दूसरे ग्रुप, मान लो 3 3 पेपर है, दूसरे ग्रुप में 80 80 80, तो क्या आप दोनों ग्रुप में पास है? बिल्कुल पास है बेटा, क्योंकि जो नीचे वाले ग्रुप के ज्यादा है वो ऊपर सेट ऑफ कर देता है उसको। यही होता है ना सेट ऑफ, इस पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बात करनी पड़ रही है, अब ये रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट कुछ पीजीबीपी का होगा, ध्यान से देखिए। हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, दैट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छे एग्जाम्पल बने होंगे, आप ध्यान से देखते जाइएगा। मैं खुद ही बना दूं ऐसे एग्जाम्पल, चलिए आइए मैं बनाता हूँ। आप अनएब्सॉर्ब लिख के हेडिंग लिख लीजिएगा, है ना, कुछ साथ साथ ही बनाओ तो अच्छा रहता। 32 सबसेक्शन 2, हम अभी तक डेप्रिसिएशन में है, ये डेप्रिसिएशन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन खत्म आपका। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ सर, जब आप पीजीबीपी इनकम निकालते हो, चलो पहले ये वाली बात बताओ, ये आपका पीएनएल है अकाउंट्स के हिसाब से, ग्रॉस प्रॉफिट है 500 का, रेंट 100 रुपए, सैलरी 150, डेप्रिसिएशन 100। कैन यू टेल मी द नेट प्रॉफिट? बहुत अच्छी बात है। क्या आप सभी बच्चों ने ऐसा पीएनएल बना रखा है? अब आप मेरी बात आगे सुनिएगा। डेप्रिसिएशन अगर, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन अगर 500 होता तो ये नेट प्रॉफिट की जगह क्या आ जाता? बाय नेट लॉस कितना? 250। ये सब आपने जिंदगी में देखा होगा, अकाउंट्स के अंदर आपने, आपका क्या होता था भाई, जो खर्चे हैं लिखना, लॉस आता है आने दे, ठीक है। पर पीजीबीपी में ऐसा नहीं होता।
डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। डेप्रिसिएशन खर्चे की वजह से जो आपने निकालना सीखा, आप अल्टीमेटली ये जो डेप्रिसिएशन निकालोगे पीजीबीपी की इनकम के कंप्यूटर माइनस ही तो करोगे अपने सेल में से, लॉस नहीं आ सकता। मतलब सर, मतलब ये कि सपोज करो तुम अपना पीजीबीपी इनकम निकाल रहे हो और तुमने सारे खर्चे माइनस कर दिए, ठीक है, सारे खर्चे का मतलब मैं एक खर्चा छोड़ रहा हूं। सो टू मेक यू एबल टू मेक बेटर कंपैरिजन, रेंट एंड डेप्रिसिएशन कितने रुपए? 800। सो आपने पूरे साल का पीजीबीपी इनकम निकाल दिया, जो तुम्हें लॉजिक लगाने थे, जितना तुम परफेक्ट लेवल लगा सकते, बस आपने दो खर्चे माइनस नहीं करे। कौन से दो? रेंट और डेप्रिसिएशन। रेंट और डेप्रिसिएशन। अब मैं आपको कह रहा हूं लेस रेंट है सर जी मेरा 400 का, डेप्रिसिएशन है सर जी 300। कैन यू टेल मी माय फाइनल पीजीबीपी इनकम? हो तो गया माइनस, हो इसलिए गया बेटे क्योंकि तेरे पास पैसा पड़ा था, तेरा प्रॉफिट था तो माइनस हो गया। ये सबसे पहला केस है, ये तो बहुत ही आसान केस है सर। यहां तक क्लियर है पहले आपको? व्हाट इज द फाइनल पीजीबी इनकम? 100 रुपए। आगे सुनिए। 800 रुपए, रेंट है 600, रहे 300। नहीं, ऑफ नहीं, ऑफ। राउडी की है, डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? आप में से किसी बच्चे के दिमाग से सर पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, रेंट की वजह से तो लॉस आ सकता है ना, पहले 300 माइनस कर दो बेटे, डेप्रिसिएशन आखिरी में माइनस हो, नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। जब आप सारे खर्चों को माइनस कर देते हो, डेप्रिसिएशन तब माइनस करी जाती। तो आप अगर ये बोलोगे सर डेप्रिसिएशन ऊपर लिख दिए 300, 600 का रेंट नीचे लिख दो और -100 और बोलोगी रेंट की वजह से लॉस है, अब ये नहीं बोल सकते। इसका मतलब आपने जो डेप्रिसिएशन है थी तो वो 300 की, पर आपने कितना माइनस करा? 200 ही तो माइनस करी, जो बच गई उसे बोला जाता है unabsorbed depreciation. The depreciation that has not reduced your profits till now is called unabsorbed depreciation. बिजनेस के अंदर कोई आपसे पूछे भाई नुकसान है ना, भाई हमारा ये क्या आएगा? नील आएगा। लेकिन हाँ जी ना, वो सारे प्रोविजन मैं बोलूंगा, पहले आप अनएब्सॉर्ब्ड का मतलब समझो। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, 300 में से सिर्फ 200 यूज हुआ होगा ना, 800 में से 600 चले गए, 200 रह गए, 200 ही डेप्रिसिएशन माइनस होगा ना। आगे सुनिए एक और केस, 800 है, रेंट 1000 है और ये 300 है। अब बताइए, नील की लॉस? लॉस। लॉस। रेंट की वजह से लॉस आ सकता है, बाकी खर्चों की वजह से भी आ सकता है, सारे खर्चों की वजह से आ सकता है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। थोड़े से बड़े हो जाओगे, 2-3 खर्चे और बढ़ जाएंगे आपके पास इस लिस्ट के अंदर, लेकिन पहला कौन सा कर रहे हो? डेप्रिसिएशन, लॉस नहीं आएगा। इसका मतलब अनएब्सॉर्ब्ड कितना हो गया? 300। 300। यहां तक क्लियर है? और लॉस बढ़ा भी नहीं अगर कोई भी इंसान बिजनेस का अपना लॉस बोलता है टेक्निकली एज पर पीजीबीपी, इट इज अंडरस्टूड कि उसके अंदर वो डेप्रिसिएशन की बात अभी नहीं कर रहा है। हाँ जी, नहीं यूज नहीं हुआ वो। आगे सुनिए अभी, ये आप जब लिखेंगे तो मैं बोल रहा हूं अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड। ये बाकी हेड के पास भी जा सकता है। आपने ड्यूरिंग द ईयर धंधा करा, आपका अनएब्सॉर्ब 100 रुपए है, आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है,
अगर कैपिटल गेन में इनकम है, ठीक है, तो क्या ये बाकी हेड्स की इनकम को खत्म कर सकता है? कर सकता है। और अभी मेरी इंटेंशन ये नहीं आपको एकदम समझ आ जाए, ये सेट ऑफ के चैप्टर में होगा। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से नहीं होगा माइनस। आपके पास सैलरी इनकम है और अनएब्सॉर्ब्ड है, उसको माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? पहले आगे सुनिएगा। और अगर किसी भी हेड में कोई इनकम नहीं है, तो एक इंसान है वो बिजनेस कर रहा है और वो नुकसान में है और उसके पास अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो क्या करूं? वो तो कोई इनकम ही नहीं है पूरे साल, सो इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जो नुकसान आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते। सी में कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है क्या नंबर? ग्रुप वन में 200 आ गए, तो इस बार तो नहीं, 50 जो एक्स्ट्रा वो अगले अटेम्प्ट के लिए कैरी कर ले। नहीं तो है। ठीक है सर, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो उसे पास कर दे। पर आपको सोचना चाहिए कि हमें जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में निकालना है। ठीक है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर indefinite period of time. Oh my god, बेटे आप सेट ऑफ का चैप्टर देखेंगे, उसमें जो आपके नुकसान होते हैं वो सिर्फ 8 साल आगे जा पाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का नुकसान है 8 कदम चलेगा, यानी कि 8 साल, उसके बाद नहीं हुआ नहीं हुआ भाई, खत्म। लेकिन अनएब्सॉर्ब जब तक सेट ऑफ ना हो चलाते रहो, 70 साल 80 साल 90, कोई दिक्कत वाली बात। फिर क्या करें? फिर हमको भी चलता। है जी। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है, कोई और इनकम नहीं है, अगले साल जा सकते हो जा सकते हो, उससे अगले साल जा सकते हो जा सकते हो, ऐसे करते करते 8 साल। और ये सारी बातें होंगी, ये मैं आपको तो सिखा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अनएब्सॉर्ब बता रहा हूँ बस आपको। और ये भी अगर आपको नोट्स बन रहे हैं बस आपके। Unabsorbed depreciation is added to current year depreciation and can be set off from any head except salary. सर ये आप क्या बोल रहे हो? छोड़ो ना बेटे, कुछ पॉइंट जब आपके पास नोट्स होंगे, जब आप पूरे डेवलप हो जाओगे तब समझोगे आप। बस आपको याद क्या करना है, सर अनएब्सॉर्ब जो है ना करंट ईयर के साथ ही मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है जी। कोई फर्क नहीं है अभी। कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड। लास्ट पॉइंट मैं जबरदस्ती लिखवा रहा हूं आपको, इसका मतलब ये मत समझिए आप लिखना मत बंद करिएगा। वो ये पॉइंट है कि जब वो आएंगी चीजें तब आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, तब आपको एक ही जगह पे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड देन अनएब्सॉर्ब। कुछ अपने को ये झमेले में नहीं पड़ना, सिर्फ लिख दीजिएगा। जब जिंदगी में आप डेवलप हो जाएंगे तो इसको जब देखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। क्या दोस्त? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ब्रॉड करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। क्या बेटे तुम्हें पता नहीं है? अभी ओजी और ये सब तो सब पता होगा तुम्हें, है ना? ओजी ओपी कुकी, ये सारी लैंग्वेजेस पता है, टैक्स की नहीं पता, बताओ। है जी। थोड़े नीचे कर दो लास्ट पे से। मतलब ये यूनिट से सेट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ में यूनिट यूनिट क्यों है?
मुझे बोलना नहीं है इस पे, पर अगर ये एक साल है, हाँ ठीक है, मतलब वो इट विल ब्रिंग न्यू क्वेश्चंस, तो इसलिए सिर्फ नोट कर रहे हो आप, ये सेट ऑफ के अंदर पूरा समझ आएगा। कही क्लियर है बच्चे? बस बेटे, अब तुमको फिर अगर ये लिख लिया ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं फिर, समझ रहे हो? नहीं, क्योंकि यही मैंने सारा यही बनाया, तो ये सारा लिख लोगे तो आपका सारा का सारा अनएब्जॉर्ब्ड भी डन है सर। वेरी 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 गुड। क्या आप सभी बच्चे थक गए? वही पहले ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस शीट नहीं है अभी, अकाउंट्स की क्लास 1:30 बजे है बेटी। अभी थक गए हो क्या? थक गए हो? आज अभी तेजी कुछ नहीं बोलेंगे आज। और कराऊं या रहने दूं? सर थोड़ा ऊपर करना एक बारी। क्या कह रहे दोस्त? ए भैया, ओ माय गॉड, क्या आपको सेक्शन 30 पता है? क्या आप पता करना चाहते हैं? मतलब आपको आता भी नहीं हो रहा, मतलब पता भी नहीं करना चाहते मतलब? 31 पता है? ओ हाँ, अगले, अच्छा परसों गए ना, ठीक। बच्चे में पता है सोच कर आया था और कराने का। ओ माय गॉड, सेक्शन 30 ना बुरा मान जाएगा बच्चों। पेनल्टी भी नहीं दिया आज किसी ने यार। सर आप दोगे ना तब तो, आप ज्यादा इनके कैसे बता देंगे? हाँ मैं देने को तैयार हूँ पेनल्टी, मेरी तो वेव्ड ऑफ थी आज की। 50 रुपए। इससे ऊपर कोई फ्लोर है ही नहीं। और कितने बच्चे लेट थे वैसे? नहीं है डालना तो शेयर, नहीं तो फिर वो पर्पस, मैं मेरे 50 में डाल दूंगा। और बोलो अपना, हाँ ये देखो, अपनी फ्रेंड का नाम नहीं लिया जा रहा तुमसे है। सौरभ, अनस, अमितेश। अर्नब भी लेट था, नितेश, अनस भी लेट था, पायल भी लेट आई है। पायल नहीं, पायल, सॉरी सॉरी, पलक पलक पल, हाँ सर तुम्हारा, हाँ सीएस का तो वो गड़बड़ हो, पर पीछे बच्चे भूमि टाइम पर आ गए थे, अनुष्का टाइम पे नहीं थी शायद से। 100 रुपीज है, किसके दे रहा तू ये? लेट आने के 100 रुपीज आपको देना है, वी डोंट माइंड। साक्षी जी, आपका भी तो ड्यू है। अर्षिता ने बोला था कि सर ऐसे मत करना, पेनल्टी जरूर लेना। नहीं बोला था, नहीं कहीं पता लगे झगड़ा और बाद में दोहरा हो जाएगा। पर जो लेट है वो लेट ही है, मतलब वो चीज है। मैं रख रहा हूँ 50 रुपीज। हाँ हाँ सेफ। अर्नब भी लेट था, अर्नब का अरे संजना भी लेट थी यार, संजना संजना लेट आई थी, वही चुपचाप बैठी, अरे नहीं बाद में आई। किसके? संजना के? संजना के 40 हो गए ड्यू। चलो, बट अभी एक बार नाम लिख ले अभी, ठीक है चलिए इतना रखते हैं बच्चे, और 1:30 शुरू करेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।